सभी को नमस्कार। मैं आपको 2002 मार्च 14 का एक वाकया सुनाता हूँ। मित्रों, मैं वहां पर अमर उजाला का संवाददाता था। स्थान है फरीदाबाद। फरीदाबाद का सरकारी अस्पताल, सिविल सर्जन का कार्यालय, जहां मैं जाता हूं और मेरी मुलाकात होती है। मैं चूंकि संवाददाता घुमंतू होता है और फील्ड में जाता है, तभी उसको खबरें मिलती हैं। तो मैं जब उस कार्यालय में पहुंचता हूं तो मुझे वहां मिलते हैं असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर मिस्टर सिंगला। मिस्टर सिंगला के हाथ में मैं एक फाइल देखता हूं और जैसा कि एक स्वाभाविक तौर पे एक रिपोर्टर के अंदर ये आदत होती है कि सिंगला साहब क्या हालचाल है और ये क्या मामला है, ये जो किस चीज की आप फाइल लिए हैं। कहते हैं निगम साहब बहुत परेशान हूं। एक्चुअली मामला यह है कि एक फर्जी मेडिकल कॉलेज की हम जांच कर रहे हैं और लगातार जांच कर रहे हैं, करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल और कहना चाहिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से। पुलिस को भी हम पत्र लिख रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सिंगलाल साहब क्या है, मैं फाइल देख सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी जो है सिविल सर्जन के साथ जो है भेंट है, मुलाकात है और वो मुझे जांच की ये फाइल उनको सौंपनी है। तो मैंने कहा थोड़ा तो देख सकता हूं। बोले ठीक है, आपके पास 10 मिनट हैं, आप इस फाइल को पलट के देख लीजिए और 10 मिनट के अंदर मुझे फाइल चाहिए, चूंकि मेरा जो है समय निर्धारित है। मैंने कहा सिंगला साहब कोई दिक्कत नहीं, मैं 8 मिनट में आपको ये फाइल वापस करूंगा। और मैंने उनसे फाइल ली और फाइल लेके एकदम से बाहर निकला, दौड़ते हुए अपने स्कूटर के पास गया। स्कूटर की डिक्की मैंने फाइल डाली और एकदम तेजी से फोटोकॉपी शॉप पे पहुंचा और मैंने उससे कहा कि भाई मेरा ये जो फाइल है इसकी पूरी जीरोक्स कॉपी निकाल दो। उसने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मैं कम समय में आपको दे नहीं सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपको ये अर्जेंसी है, जो भी आपको पैसे चाहिए मैं दोगुने पैसे दूंगा, आप ये फाइल निकाल दीजिए। उन्होंने जीरोक्स कॉपी कर दी और मुझे लगता है कि 5 से 6 मिनट के अंदर वो जीरोक्स कॉपी हो गई। पास में ही जो है वो शॉप थी। मैं भागता हुआ आया और जो है मुझे लगता है कि 9 मिनट के अंदर मैंने सिंगला साहब को फाइल वापस की। सिंगला साहब ने मेरे से पूछा कि निगम साहब आपने फाइल पढ़ ली? मैंने कहा जी सिंगला साहब, मैंने फाइल पढ़ ली। और इसके बाद मैं वहां से सीधे भागा और अपने जो मेरा अमर उजाला का कार्यालय है, कार्यालय पहुंचा और मैंने बहुत ध्यान से उस फाइल को स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि ये कोई बहुत गंभीर मामला है और मैं उस मुद्दे को लेकर के मैंने सोचना शुरू किया और मैंने प्लान किया कि एक ऐसा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जिसकी जांच चल रही है और शायद वो फर्जी है। और मैंने प्लान किया, वो जो फरीदाबाद 2 भागों में बटा है, एक नया फरीदाबाद और एक पुराना फरीदाबाद। जो पुराना फरीदाबाद का NH5 है, वहां का एड्रेस था। मैं जो है स्कूटर लेके उस एड्रेस से पहुंचता हूं। चूंकि मेरे कहना चाहिए कि स्कूटर में उस समय प्रेस लिखा हुआ था, तो मैं लगभग आधा किलोमीटर दूर उसको खड़ा करता हूं और मैं उस फर्जी जो सो कॉल्ड मेडिकल कॉलेज है वहां मैं पहुंचता हूं। और पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि वहां पर कोई नहीं है, बस एक वार्ड बॉय है। और वार्ड बॉय से मैं पूछता हूं कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं या जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो उनसे मुलाकात हो जाएगी? वो पूछता है कारण क्या है। मैं उसको बताता हूं कि मुझे जो है अपनी सिस्टर का एडमिशन कराना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उसने कहा जी हाँ बैठिए। वो शायद डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर की एंट्री होती है और मैं सीट से खड़ा हो जाता हूँ और डॉक्टर साहब को अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर साहब पूछते हैं जी बैठिए आप और बताइए क्या काम। मैं डॉक्टर साहब को बताता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी सिस्टर है, मैंने ये पता चला कि आपके यहाँ जो है वो MBBS कर सकती है, अभी 12th में पढ़ती है और मैंने सोचा क्यों ना मैं एडमिशन आपके यहाँ करा दूं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, आप बैठिए। और बड़े प्यार से मुझे बैठाया, पानी भी पिलाया और इसके बाद जो है हमारी बातचीत शुरू हुई। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या क्वालिफिकेशन है इसकी एंट्री के लिए, तो और कौन कौन से कोर्सेज आप कराते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया BAMS कराते हैं, MBBS कराते हैं और MS और MD भी कराते हैं। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने बताया कि MBBS 3 साल में कराते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब,
तो मुझे जरा फी स्ट्रक्चर बताइए, और बहुत सारी उन्होंने मुझे एक स्लिप दी और उस स्लिप में बताया एक मतलब सो कॉल्ड ब्रोशर आप कहेंगे, उसको मैंने पढ़ा और उसमें बताया कि जो है इतनी इसकी फीस है। लगभग वही उस दौरान 2002 की बात है। मैं मतलब 14 मार्च 2002 को मुझे वो फाइल मिलती है और दूसरे दिन ही मतलब मैं 15 मार्च को वहां विजिट करता हूं और ये सारी मेरी बातचीत उनसे होती है। उन्होंने बताया कि साहब जो है मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा एक जानकारी चाहिए कि ये बताइए कि यहाँ पर आपने लिखा है कि आपके पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये रैक 2 रैक लगी हुई थी, ये है, बाकी तो नई सड़क में सभी दिल्ली में किताबें मिल जाती हैं, वहां से ले सकते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन कौन लोग आपके उसमें फैकल्टी हैं, क्या उनके नाम मिल सकते हैं? उन्होंने कहा हमारे पास 5 लोग लिस्टेड विजिटिंग फैकल्टी है जो यहाँ पर टीचिंग के लिए आते हैं, वो पढ़ाते हैं। और इसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि एक बैच जो है यहाँ से पास आउट निकल चुका है। तो और 1 साल का, देखिए बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल का वो MS या MD का कोर्स कराते हैं। वो भी उसके बाद यदि BAMS उसने कर लिया है या MBBS कर लिया तो इसके बाद वो करा सकते हैं। तो ये सब सुन के मुझे काफी आश्चर्य हुआ और जब मैं उनसे सब ये पूछने लगा कि हॉस्टल की फैसिलिटी कहाँ है तो उन्हें थोड़ा शक हुआ मेरे पे और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप करते क्या हैं। तो मैंने झूठ बोला, अपनी आइडेंटिटी को छिपाया। मैंने ये कतई नहीं बताया कि मैं रिपोर्टर हूँ। मैंने बताया कि मैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें मैं क्लर्क हूँ और उसी तरीके से मैंने अपनी एक फाइल भी ले रखी थी ताकि उनको मेरे उस पे जो है संदेह ना हो जो मैं उनको बता रहा हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो सब ठीक है, लेकिन ये इसके बाद होता क्या है, ये लोग आप जो एजुकेशन देते हैं कहाँ से एफिलिएशन है? फिर उन्होंने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम बताया और कि भाई हमारा यहाँ से मान्यता प्राप्त है। मैंने कहा इंडियन मेडिकल काउंसिल से क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा उसकी जरूरत है, हम जो है एडुकेट कर सकते हैं, हम अपने कोर्सेज चला सकते हैं। ये सारे उन्होंने दलील दिया। एक हाई कोर्ट कलकत्ता का मुझे उन्होंने आदेश भी, जो इस समय कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वो भी मुझे दिखाया और कहा कि ये आराम से हम चला सकते हैं, इसके लिए मुझे कोई अलग से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने फिर उनसे और ये जानकारी चाहिए कि डॉक्टर साहब वो लोग जाते कहाँ हैं, क्या होता है, उनको नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती, फिर उनको थोड़ा शक हुआ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए बेटी का, वो बहन का सॉरी, एडमिशन कराना है और पड़ोस में भी 1-2 बच्चे रहते हैं जिनका मैं एडमिशन करा सकता हूँ, तो थोड़ा सा आश्वस्त होना जरूरी है, ये एश्योरेंस तो मुझे चाहिए कि ये उसके बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम प्रैक्टिस करने के लिए भी सर्टिफिकेट जारी करते हैं, अपना वो क्लिनिक खोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप अपना इसमें जो हमारे पास रजिस्टर है उसमें आप जो है अपना पता, फोन नंबर सब एंट्री करिए। मैंने उसमें एंट्री की और एंट्री में मैंने अपना सही नाम लिखा और अमर उजाला कार्यालय का पूरा एड्रेस और फोन नंबर भी डाला। वो इसलिए कि ये पता चले कि मैं वास्तव में वहां पर गया था, इस बात का मुझे प्रूफ भी वहां छोड़ना था ये। और इसके बाद मैं अपने कार्यालय पहुंचा और मैंने एडिटर को फोन किया और कहा कि सर ऐसी से ऐसी बात है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी खबर है और अब तुम इस खबर को ब्रेक करो और ये पेज 1 की खबर है। और मैंने खबर जो है 15 मार्च 2002 को लिखी और अमर उजाला के सभी संस्करणों में, सभी एडिशंस में एक इस शीर्षक से छपी कि फर्जी मेडिकल कॉलेज निकाल चुका है एक बैच। और मुझे लगता है कि वो खबर छपने का, ये जो खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, खबर छपने के बाद क्या हुआ, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, वो तो दूसरी बात है, मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहूंगा। ये जो मैं आपको वाकया और ये जो मैं अपना संस्मरण सुना रहा था वो लाइव ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग का एक ऐसा उदाहरण है जो मुझे लगता है पूरी तरीके से सटीक बैठेगा। जी हाँ मित्रों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात कर रहा हूं वो है ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। यहां पर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की जब मैं बात करूंगा उसके पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली रिपोर्टिंग है क्या। रिपोर्टिंग को बहुत ही संक्षिप्त में समझने की जरूरत है कि रिपोर्टिंग से आशय है कि जब एक रिपोर्टर, रिपोर्टिंग जर्नलिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है और ये जो रिपोर्टिंग करते हैं लोग वो एकदम फ्रंट पे होते हैं, सामने दिखते हैं, उनकी बाईलाइन अखबारों में, बाईलाइन से मतलब कि नाम से खबरें छपती हैं, लेकिन उसके पीछे भी
पूरी एक टीम काम करती है, डेस्क में होती है, जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, सब एडिटर्स होते हैं, जूनियर सब एडिटर्स होते हैं, सीनियर सब एडिटर्स होते हैं, चीफ सब एडिटर्स होते हैं और न्यूज एडिटर होते हैं। बहुत बड़ी एक टीम उसके पीछे काम करती है, लेकिन जो हमेशा आपको दिखता है वो है रिपोर्टर या एंकर। तो जो रिपोर्टर का काम है वो फील्ड में जाता है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को वो न्यूज में कन्वर्ट करने के लिए विभिन्न लोगों से बात करता है, फील्ड में जाता है या बैठ के लोगों को फोन करता है। अब जो मैंने आपको ये वाकया सुनाया, उस वाकया में नेचुरली यदि मैं ग्राउंड जीरो पे नहीं जाता, मैं मौके पे नहीं जाता, तो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो मुझे डॉक्यूमेंट्स जो अपनी खबर को वेरीफाई करने के लिए चाहिए वो मुझे नहीं मिलते। ये जो उदाहरण है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का भी एक अच्छा उदाहरण है और ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग का भी एक अच्छा उदाहरण है। तो यस, वापस हम आते हैं उसी विषय पे, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। देखिए यहां दो शब्द हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में। एक तो यह है कि ग्राउंड यानी जमीन की बात कर रहे हैं, जीरो मतलब शून्य से उठा के हम चीजों करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा स्थान, ऐसी घटना, दुर्घटना जहां पर रिपोर्टर जाता है और उसकी जो है सूचनाओं को एकत्र करता है और खबर में कन्वर्ट करता है, न्यूज के एलिमेंट्स डालता है और जब वो एलिमेंट्स डाल देता है तो वो खबर बन जाती है। किसी भी इंफॉर्मेशन को खबर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूज में एलिमेंट्स जरूरी है, या उसमें न्यूज वैल्यूज, खबर कितनी महत्वपूर्ण होगी, तो यदि उसमें न्यूज वैल्यूज का इनपुट होता है तो खबर महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि होता क्या है। देखिए रिपोर्टिंग में आज जो जनरेशन के समक्ष, आज की जनरेशन के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि सभी लोग कैमरे के सामने दिखना तो चाहते हैं, समाचार पत्रों में अपनी बाइलाइन खबर तो देना चाहते हैं, लेकिन फील्ड में जाके लोग काम नहीं करना चाहते। एक एंकर के तौर पे किसी चैनल पे खबर पढ़ना, बाइलाइन अखबारों पे, पत्रिकाओं में खबरें आना बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जाके काम करना बहुत चैलेंजिंग है और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत एडवेंचरस भी है। तो समझने की जरूरत है कि आखिरकार यदि आपको लोगों को कनेक्ट करना है, लोगों तक पहुंचना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, तो ग्राउंड जीरो तक जाना पड़ेगा। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के मैं कुछ अभी आपको उदाहरण दूंगा, जो मतलब हाल की घटनाओं के कुछ उदाहरण यहां पर मैं देना चाहूंगा। वो है नूह में, आपने हरियाणा का जो नूह है आपने देखा होगा कि वहां पर दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, और सांप्रदायिक दंगे के होने के दौरान और बाद में जिस तरीके से वहां पर कुछ रिपोर्टर्स गए और वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग की, वो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग का अच्छा उदाहरण है। अभी आपने हाल में देखा कि जो है लगातार अभी भी पहाड़ों में बारिश हो रही है, उसके पहले दिल्ली एनसीआर में भी आपने देखा किस तरीके से बारिश हुई और बारिश के बाद जल भराव हुआ। रिपोर्टर्स उस दौरान गए और मौके से उन्होंने जिस तरीके की लाइव रिपोर्टिंग की, वो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग का अच्छा उदाहरण है। इसी तरीके से हम मणिपुर में देखते हैं कि मणिपुर स्टेट में किस तरीके से दो समुदाय, कुकी और जो है दूसरा जो समुदाय है हैती समुदाय, दोनों के बीच में किस तरीके से वहां पर लगातार संघर्ष हो रहा है, हिंसा हो रही है, वो भी हमने उदाहरण देखे, जो इसके बहुत अच्छे और सटीक उदाहरण है ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। मैं अपने पत्रकारीय जीवन में जो मैंने रिपोर्टिंग की उसके मैं कुछ उदाहरण आपके लिए लेके आया हूं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मैंने एक खबर लिखी अमर उजाला में 10 दिसंबर 2001 को, जिसका शीर्षक था कि फरीदाबाद व गुड़गांव ही गुर्दा कारोबार के गढ़ थे। वह कुछ ऐसा था कि गुड़गांव, फरीदाबाद, और फरीदाबाद में ही बल्लभगढ़ जगह है, शहर है, जहां पर एक्चुअली हॉस्पिटल्स चलते थे। एक श्री राम मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के नाम से बल्लभगढ़ में एक हॉस्पिटल था, जिसके एक डॉक्टर साहब थे, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मेरे से काफी नजदीकी बढ़ाई
और उन्होंने कोशिश की मेरे परिवार में घुस जाएं, परिवार को बुलाएं। हालांकि मैंने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि जब कोई बहुत तेजी के साथ आपसे दोस्ती करे और बहुत ही ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन फिर भी आपको उससे बहुत दूरी नहीं बनानी है, आपको नजदीकी धीरे धीरे बनानी है, क्योंकि हो सकता है कि वही व्यक्ति कई बार खबर बन जाए। ऐसा ही हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया 2001 में मेरे साथ हुआ कि अचानक दिल्ली में कुछ लोग पकड़े गए, जिसमें पता चला कि साहब ये गुर्दा निकालने का कारोबार करते थे। और जब ये बात तो आई और वहां पर मेरे एक मित्र संजय शर्मा जो है इस समय जो है नोन है, टीवी चैनल में बकायदे सीनियर पोजीशन में काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि ये जो इसके तार हैं वो फरीदाबाद और गुड़गांव से भी जुड़ रहे हैं, आपको इस पे काम करना चाहिए। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। तो मुझे पता चला जो डॉक्टर साहब मुझसे नजदीकी बना रहे थे उनके हॉस्पिटल में अचानक कुछ चेंजेस हो गए हैं, वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। अभी हाल में कुछ ऑपरेशंस हुए थे, तो मैंने देखा कि वो जो हॉस्पिटल था श्री राम मेडिकल कॉलेज के नाम से, वहां से रोगियों को अचानक शिफ्ट कर दिया गया है नोएडा सेक्टर 16 में एक कोठी में, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जो क्लिनिक चल रहा था। तो जब मैं वहां गया, सर्वे किया, लोगों से बातचीत की, पता किया, डॉक्टर साहब को मैंने फोन भी किया, तो पता चला कि हाँ ऐसा किया गया है और पिछले समय ऐसे से इसी तरीके से हुआ। फिर लोगों से बातचीत हुई, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला, और जो पीड़ित लोग थे उनसे भी मैंने मुलाकात की, तो पता चला कि कई ऐसे मजबूर लोग हैं जो अपने पेट का इलाज कराने के लिए, पथरी का इलाज करवाने के लिए लोग आते थे और उनका ऑपरेशन करने के दौरान गुर्दे निकाल लिए जाते थे, और वो गुर्दे बहुत ही महंगे रेट पे गल्फ कंट्री से और फॉरेन से आने वाले, विभिन्न देशों से आने वाले लोगों को जो है बेचा जाता था, उनको ट्रांसप्लांट किया जाता था। ऐसी स्थिति में जो है मुझे जब ये भनक लगी तो मैंने ये जो खबर है लिखी और इस शीर्षक से प्रकाशित हुई। कहने का मतलब ये है कि मैं फील्ड में गया, मैंने लोगों से इंटरैक्ट किया, मैंने उससे संबंधित डॉक्यूमेंट जो है लेने की कोशिश की, और संबंधित जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन सबसे बात की। तो एक बड़ी खबर मैं इसीलिए ब्रेक कर पाया क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो तक पहुंचा। उसी तरीके से मैं एक और घटना आपको बताना चाहूंगा। मैंने 2004 में, मैं सीनियर रिपोर्टर था दैनिक जागरण में, उस दौरान मैंने दैनिक जागरण में एक खबर लिखी जिसके लिए मैंने काम किया, और उसका शीर्षक था कि नौकरी ऐसी जहां सेवानिवृत्ति नहीं, मिलती है मौत। ये दिल्ली में बर्फ खाना जो है पोस्टमार्टम हाउस था। पोस्टमार्टम हाउस के बारे में मैंने जानकारी की, मैंने पता किया, तो पता चला कि साहब जो वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो जो है वहां डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करते, वहां पर जो अपॉइंटेड एम्प्लॉइज हैं वो करते हैं। और सड़ी गली लाशों का जब वो पोस्टमार्टम करते हैं तो वो लोग संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। कई ऐसे लोग थे जो क्षय रोग का, ट्यूबरक्लोसिस का शिकार थे, दूसरी तरीके के उनके इन्फेक्शंस हो जाते थे। मैंने उनसे बात की, और इसके बाद जो संबंधित जो वहां पर डॉक्टर थे उनसे बात की, और पता चला कि जी हां, आज तक वहां से कोई रिटायर नहीं हुआ, सीधे सीधे ऊपर गया है, यानी उसकी मौत हुई है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर थी, और वो तभी मुझे मिली जब मैं मौके पे गया, और मैं ये क्लिपिंग्स भी आपके लिए लेके आया हूं। इसी तरीके से जब मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काम कर रहा था दैनिक जागरण में, वहां का ब्यूरो चीफ था, तो उस दौरान 2006 की ये घटना है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एडोबी बहुत बड़ी कंपनी है आईटी की, उसके जो उस समय इंडियन चैप्टर के सीईओ थे जो है वो नरेश गुप्ता जी का छोटा बेटा था जो उस दौरान पढ़ता था एक स्कूल में, अनंत का अचानक जो है सेक्टर 15 में जहां वो रहते थे, उनकी कोठी के बाहर से जब उनकी मेड बच्चे को स्कूल बस के लिए छोड़ने गई थी, वहां से अपहरण हो जाता है। अपहरण होने के बाद जो है ये मतलब बहुत समय तक मैं उसके टच में रहता हूं, हम लोग खबर लिखते हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि साहब अनंत घर वापस आ गया।
जब अनंत घर वापस आ गया तो उसमें चूंकि पुलिस बहुत सारी चीजों को छिपा रही थी, लगातार तथ्यों को रिपोर्टर्स के साथ, उसकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन हमें अपने पाठकों को, अपने ऑडियंस को सही जानकारी देनी है, तो रिपोर्टर का दायित्व है कि वो मौके पे जाए और जाने के बाद संबंधित लोगों से बात करे। तो जब वो पहुंच गया, उस दौरान जो है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और वहां के एक प्रभावशाली जो नेता हैं, उनसे जो जुड़े हुए थे, वो अनंत के घर पहुंचने के बाद वहां आते हैं। तो जो सपा का एक लोकल नेता है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, बोले कि भाई आप वहां क्या जा रहे हैं? बोले हाँ जी, हाँ हम जा रहे हैं, चूंकि हमारे नेताजी आ रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं भी आपका रिपोर्टर बन के नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता बन के मैं भी एंट्री करना चाहूंगा। मैं एक कार्यकर्ता बन के वहां एंट्री करता हूं, जो अंदर का सीन देखता हूं और जो अनंत वहां सारी बातें बताता है, किस तरीके से अंकल की जगह वो भैया बोलता है जो अपहरण करता है, और किस तरीके से कोई भैया उनको आके ऑटो में जंगल में आके बैठा गया था, उसको कहाँ रखा जाता है, किस तरीके से उसे खिलाया पिलाया जाता है, कैसे पहुंच जाता है। तो फिर मैं जो है, जो पुलिसिया कहानी है, जिस तरीके से पुलिस बताने की कोशिश करती है, तो वो कहानी को मैं अपनी स्टोरी, जो पेज 1 पे स्टोरी छपती है दैनिक जागरण के, मैं ब्रेक करता हूं और पुलिसिया कहानी के झोल के बारे में बताता हूं। और जो अनंत अपनी बात बताता है, किस तरीके से अनंत के पिताजी 50 लाख रुपए की फिरौती देकर के उसके छुड़ाते हैं, वो बात मैं डिस्क्लोज करता हूं। और अनंत जो अपनी इनोसेंट तरीके से वहां नानी को, अपने पिताजी को, और जो वो नेताजी आए थे उनको कहानी बता रहा है, उन सबको मैं कोट करता हूं। तो ये चीज मुझे कैसे मिली? क्योंकि मैं ग्राउंड पे गया, मैंने साहस जुटाया वो करने का, इसलिए मुझे जानकारी मिली। इसी तरीके से 2007 को नोएडा में एक पौधारोपण घोटाले की मैं खबर जो है ब्रेक करता हूं, और किस तरीके से कि साहब बताया जाता है कि एक जगह है हिंडन पुस्ता, और जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच में एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वहां बताया कि किस तरीके से पौधे लगाए गए। और लेकिन वास्तविकता ये थी कि वहां पौधे लगा ही नहीं गए थे। बीज प्राधिकरण के अधिकारी 20 लाख रुपए का पौधे लगाने के बदले जो है, जो वो था कॉन्ट्रैक्टर था, उसको पेमेंट कर देते हैं। तो वो खबर मैं ब्रेक करता हूं, मौके पे जाता हूं, देखता हूं वहां पौधे लगाए कि नहीं, और लोगों से बातचीत करता हूं, अधिकारियों से बातचीत करता हूं, तो मैं ये खबर ब्रेक कर पाता हूं। इसी तरीके से 2 खबरें हैं 2009 की। जून 2009 में एक खबर मैं ब्रेक करता हूं, जो फ्रंट पेज में दैनिक जागरण के आती है, और वो खबर ये थी कि ग्रीन सिटी नामक एक बिल्डर था उस दौरान, जो मतलब उसने प्री लॉन्चिंग के नाम पे, उसके नाम पे जमीन भी नहीं थी, प्री लॉन्चिंग के नाम पे लगभग 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करके उनको जो फ्लैट देने थे उसका काम भी शुरू नहीं होता, और लेके फरार हो जाता है। तो उस पे एक खबर ब्रेक करता हूं। उसी के अगले महीने जो है एक और दूसरे बिल्डर हैं, नीतश्री नाम से एक बिल्डर हैं, जो इसी तरीके से प्री लॉन्चिंग के नाम पे भोले भाले जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, उनसे जो है उनके जीवन भर की कमाई का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो डकार जाते हैं। तो खबर हम तभी, कहने का मतलब यह है कि हम ब्रेक कर सकते हैं जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, काम करते हैं। अब मैं आगे थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। हम वही रिपोर्टर इस पे काम कर सकता है जो थोड़ा साहस जुटाता है, थोड़ा सा चाहता है कि उसका जो बैनर है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, और वो खुद एक रिपोर्टर है, उसका भी नाम हो और उसको भी क्रेडिट मिल, उसके संगठन को भी, उसके संस्थान को भी क्रेडिट मिले, वही ये काम करता है। लेकिन इसमें ये जो काम है वो बहुत आसान नहीं है। इसमें कई प्रकार के चैलेंजेस हैं जो समझना जरूरी है। तो क्या चैलेंजेस हैं? उन चैलेंजेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह काम थोड़ा डेंजरस है, खतरनाक है। क्योंकि जब आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, तो स्वाभाविक तौर पे वहां पहुंचना और उस काम को करना आसान नहीं होता है। और जो उससे प्रभावित लोग हैं, और यदि आप वहां काम करते हैं, सपोज करिए कि कहीं पर फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, मुठभेड़ हो रही है, आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है, या प्रदर्शनकारी और जो प्रशासन के बीच में मुठभेड़ चल रही है, तो जब आप ऐसी जगह जाते हैं तो आप भी किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि खतरा है। दूसरी बात,
इसमें जबरदस्त तरीके से मेहनत, डिलीजेंस की जरूरत है। क्योंकि देखिए एसी रूम में बैठना, कार्यालय में बैठना, टीपी पे एंकरिंग करना, टीपी पे न्यूज पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन फील्ड में जाना इतना सहज नहीं है। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें आराम को छोड़ना पड़ता है। तीसरी बात, सोर्सेज। आपको आपके पास ऐसे सोर्सेज होने चाहिए कि आप जब ग्राउंड जीरो पर जाएं तो आपको वहां से सूचनाएं मिल सकें। और दूसरी बात यह है कि ग्राउंड जीरो की जो घटना घटती है, उस घटना के बारे में भी तो आपको सूचनाएं चाहिए। कौन देगा सूचना? जब आपके सोर्सेज होंगे। तो वहां पहुंचने के लिए प्री इंफॉर्मेशन, और जब मौके पे पहुंच जाते हैं तो उसकी कंफर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए भी हमारे पास ऐसे रिलायबल सोर्सेज होना चाहिए। ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों प्रकार के हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए, तभी हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं। अब होता क्या है, जहां ये घटना घटती है, तो सपोज करिए कि अब याद करिए आप 2013 में जब उत्तराखंड में भीषण विभीषिका हुई थी बाढ़ की, उस दौरान वहां पहुंचने के लिए सारे जो रास्ते थे वो बंद हो गए थे। लेकिन फिर भी जो अच्छे रिपोर्टर हैं वो गए, या तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से गए, या जिस तरीके से भी वो पहुंच सकते थे, जहां तक रोड के माध्यम से पहुंच सकते थे, फिर पैदल जा सकते थे, उस तरीके से वहां उन्होंने अपनी एक्सेस बनाई और मौके पे जाकर फोटोग्राफ खींचे फोटो जर्नलिस्ट ने, और अच्छे रिपोर्टरों ने वहां से जाके रिपोर्टिंग की। वास्तविकता जो थी, वहां जो सिनेरियो था, उसको उन्होंने पिक्चराइज किया, उस सिनेरियो को उन्होंने लिखा, दिखाया। तो ये मतलब कहने का मतलब इसमें जो चैलेंजेस हैं वो कम नहीं है। एक जो और बड़ा चैलेंज आता है, जब कोई बड़ा डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, मैन मेड डिजास्टर होता है, तो वहां एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है कनेक्टिविटी की और नेटवर्क की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहां नेटवर्क पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है, वहां खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वहां से आप फोटोग्राफ कैसे भेजें, वहां से खबर कैसे भेजें, वहां से वीडियो कैसे भेजें, वहां से लाइव कैसे करें। अब आप देखिए यूक्रेन में जो हमला का मामला है ना, कई बार कई रिपोर्टर ऐसे गए जो खाली अपने मोबाइल के दम पे उन्होंने मोबाइल जर्नलिज्म की, वहां से लाइव किया, अपनी खबरें भेजी, अकेले जाकर के रिपोर्टिंग की। तो ये जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए वो पैशन अपने अंदर होना बहुत जरूरी है, और पैशन विकसित करना बहुत जरूरी है। और वो सभी लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे रिपोर्टर हैं, साहसी रिपोर्टर हैं, वो इस काम को करते हैं। अब एक चैलेंज और आता है, वो है इमोशनल इम्पैक्ट का। अब जब बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाती है ना, या हिंसा हो जाती है, या इस तरीके का डिजास्टर हो जाता है, तो इमोशनल इम्पैक्ट जो है रिपोर्टर्स के अंदर भी पड़ता है। क्योंकि आप कई बार पता चला कि लाशें बिछी हुई हैं, है ना, घर के घर जो है धराशायी हो गए हैं, लोग उनके सामने, आंखों के सामने जो है मर रहे हैं, है ना, या वार में मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टर एक ह्यूमन बीइंग है, और उसका भी मानसिक संतुलन है, उसके भी इमोशंस हैं। क्योंकि वो जब घटना को स्थल पे पहुंचता है, रिपोर्टिंग करता है, तो उस घटना को बाकायदे जीता है, और जीता है तभी वो अच्छे तरीके से उससे प्रेजेंट भी कर पाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने चैलेंज जो है प्रस्तुत करती हैं। और इसमें एक चीज और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है डेडलाइन। डेडलाइन का चैलेंज होता है। आप मौके पे पहुंच गए, आपने लोगों से बातचीत कर ली, आपने वीडियो बना लिया, आपने खबर लिख ली, लेकिन यदि वो खबर आपके न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में समय पर नहीं पहुंची, तो वो और किसी ने खबर ब्रेक कर दी, आप ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं चला पाए, तो आप पिछड़ जाएंगे। ये जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, वो भी एक हमेशा बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये समझने की आवश्यकता है। अब जब आप ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसके फायदे क्या हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, तो उस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग इसलिए जरूरी है कि आपसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस है, जर्नलिज्म से, रिपोर्टर से, चैनल से, न्यूज़पेपर से। आम लोगों को बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन, वो चाहते हैं कि जो यदि कोई घटना घटी है कहीं पर, उसकी सही जानकारी उस तक आए। तो ऐसी स्थिति में जब आप ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं, तो जो सत्य के साथ साक्षात्कार होता है, लोगों को सत्य का पता चलता है जो आप इस काम को करते हैं। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वो है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता।
जब आप मौके पर पहुंचकर कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो क्रेडिबिलिटी बहुत तेजी से जो है बढ़ती है और लगता है कि वास्तव में रिपोर्टर देखो लाइव चीजों को दिखा रहा है, वहां से सिनेरियो लिख रहा है, वहां से खबर लिख रहा है। इट मीन्स वो मौके पे गया है और जो सही चीज को रिपोर्ट कर रहा है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके चैनल, आपके समाचार पत्र, आपकी पत्रिका की जो कनेक्टिविटी है लोगों से वो सीधी सीधी होती है। और जब आप ऐसा काम करते हैं तो समस्या का समाधान भी निकलता है। आप यदि ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के माध्यम से किसी मुद्दे को उठाते हैं, जैसे कि मैंने कई कहानियां आपको सुनाई, चाहे वो फर्जी मेडिकल कॉलेज की बात हो या मैं बात करूं, एक और आपको उदाहरण बता दूं कि जब मैं यहां पर दैनिक जागरण का रिपोर्टर था, ये बात है 2009 की, यहाँ का बहुत ही पॉश कमर्शियल सेक्टर है, सेक्टर 18। मैंने देखा कि अक्सर लोग जो है एक वो है शराब की दुकान है और शराब के ठेके के सामने ही लोग जो है बियर की बोतलें लेके और ओपनली जो है वहां पर ड्रिंक करते हैं। लोग वहां आते जाते हैं, है ना, सब घरों के लोग आते जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है ना, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया इसकी लाइव रिपोर्टिंग करता हूं और मैं मौके पे पहुंचा और सीन 1 सीन 2 करके वहीं नोएडा सेक्टर में जो अलग अलग जगह की दुकानें थी कि किस तरीके से सूरज ढलते ही जो सड़कें हैं मैखाना बन जाती हैं। जब मैंने इस रिपोर्ट को किया तो साहब एक्शन हो गया, क्योंकि आप वहां लाइव फोटोग्राफ ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो समाधान भी मिलता है। फर्जी मेडिकल कॉलेज की मैंने खबर छापी तो साहब वो फर्जी मेडिकल कॉलेज जो पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी, उस पर एक्शन नहीं कर रही थी, एफआईआर भी हो गई, फर्जी मेडिकल कॉलेज बंद हो गया और उसका जो संचालक है वो जेल चला गया। कहने का मतलब कि इस तरीके की खबरों का इम्पैक्ट भी होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है ग्राउंड जीरो पर जाएं और वहां से रिपोर्टिंग करें। लेकिन क्या ये सभी के लिए सहज है? और किस तरीके के रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं? तो मैं यहां एक चीज कहना चाहूंगा कि जरूरत इस बात की है कि जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं रिपोर्टर, उनके लिए आवश्यक है वो अच्छे से पहले अध्ययन करें, खबर क्या होती है, सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को हम खबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये और समय समय पर जो रिपोर्टिंग के फील्ड में लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग है उसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे बहुत ही सकारात्मक पड़ने वाला है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज जो मेरी ये बातचीत है, खासतौर से ये जो चर्चा है ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पर, तो वो मुझे लगता है कि आपको इससे फायदा होगा और जानकारी मुझे लगता है मैं कुछ आपको देने में सफल रहूंगा। और आपको यदि लगता है कि वास्तव में ये जानकारी आपके लिए जो है उपयोगी है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और आप जो है इसको शेयर करें, लाइक करें और आप अपनी इस लिंक पर टिप्पणी जरूर करें ताकि मैं उससे जो है प्रेरित हूं और सुझाव भी दें ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उस विषय पे भी अगला अपना वीडियो बना सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।